दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थंबनेल में दिखाई गई वो सारी चीज़ें कि यूपी टेट आखिर परीक्षा आपको पता है कि दिसंबर में प्रस्तावित है, इसकी तैयारी कैसे करें। और आपका हाल ही में अगर डीएलएड या बीएड कंप्लीट हुआ है या फिर आपने अभी अभी बीएड या डीएलएड में एडमिशन लिया है तो आपके अंदर भी जानने की इच्छा होगी कि इसके बाद हमें क्या करना होगा, कैसे हम एक शिक्षक पद पर नियुक्त हो पाएंगे, इससे पहले क्या क्या स्टेप हैं, इन सारी चीज़ों की हम बात यहाँ पर करेंगे। देखिए, अगर आप दुनिया में आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, कुछ निगेटिव चीज़ें, कुछ पॉजिटिव चीज़ें, और घर वालों के भी ताने, रिश्तेदारों के, पड़ोसी के, सब कुछ देखना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो हमने आज तक नहीं सोचा। तो बस असंभव कुछ भी नहीं है, अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। बात करेंगे इस वीडियो में कौन कौन यूपी टेट का फॉर्म भर सकता है, ये परीक्षा खास क्यों है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसमें आपका पास करना क्यों ज़रूरी है, तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, कैसे पढ़ें कि आपको पहली बार में 120 से अधिक अंक आ जाएं, कौन कौन सी किताबें या प्रैक्टिस सेट मॉडल पेपर किस पब्लिकेशन का लें, क्या सिलेबस इस बार बदलेगा, पास करने के लिए कितने अंक लाने होंगे, क्या निगेटिव मार्किंग होगी, सर्टिफिकेट की वैधता सीटेट या यूपी टेट की, क्या टेट के अंक शिक्षक भर्ती मेरिट में जुड़ेंगे, ठीक है। इन सभी बातों की हम बात करेंगे। साथ ही साथ लैंग्वेज कौन से लें, कमज़ोर और अच्छे विषय की पहचान कैसे करें, प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं, किन किताबों से प्रश्न बन सकते हैं, और पूछने का पैटर्न क्या हो सकता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बहुत ही इत्मीनान से टाइम निकाल करके सुनिए, चीज़ों को समझिए जो आपको इस वीडियो में बताई जा रही हैं। अगर आप सीरियसली यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो सेम चीज़ें अप्लाई होंगी सुपर टेट की। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं, बेहतर होगा आपके लिए, कुछ जानकारी ही मिलेगी। तो पहले हम बात कर लेते हैं यूपी टेट का फॉर्म कौन कौन भर सकता है, ठीक है। तो यूपी टेट देखिए 2 स्तर के फॉर्म होते हैं, प्राथमिक स्तर और जूनियर स्तर। आप अगर डीएलएड किए हैं या बीएड किए हुए हैं, ठीक है, ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर मेरा 1 साल पूरा हो गया है, कोई कहता है 1 सेमेस्टर हो गया है, हमारा अपीयरिंग में है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। देखिए सिंपल सी बात है, फॉर्म भरने के लिए जो अर्हता है वो ये है, आपका बीएड या डीएलएड जो भी है, डिप्लोमा या डिग्री कंप्लीट है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। रही बात अपीयरिंग की, तो अपीयरिंग में अगर आपका 1 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, 1 साल मतलब कंप्लीट हो चुका है, एग्ज़ाम आप दे चुके हैं, रिजल्ट आ चुका है, फॉर्म भरने के पहले आपका रिजल्ट आ चुका है, तो आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर 1 सेमेस्टर हुआ है, मतलब आपने एडमिशन लिया है, कई विश्वविद्यालय जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो बीएड होता है या डीएलएड होता है, आई थिंक वो सेमेस्टर प्रणाली के अंतर्गत होता है, इसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। तो अगर 1 सेमेस्टर हुआ है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर 1 साल कंप्लीट हो गया यानी 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो गया है तो आप एलिजिबल हैं। बीएड वाले प्राथमिक और जूनियर दोनों ही फॉर्म भर सकेंगे, और डीएलएड जिन लोगों ने या बीटीसी कर रखा है वो सिर्फ प्राथमिक स्तर का फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म की अगर हम बात करें तो अगस्त में ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे इसके, और परीक्षा जो है आपको पता है दिसंबर में प्रस्तावित है, और लगभग ये परीक्षा दिसंबर में ही होगी। ये परीक्षा खास इसलिए है क्योंकि काफ़ी सारे अभ्यर्थी पहले से ही नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं, और अगर ये परीक्षा हो जाती है तो इसके बाद, अगर ये परीक्षा अक्टूबर में हो जाती है तब तो और बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि इसके बाद शिक्षक भर्ती आनी है। तो ये परीक्षा आपके लिए खास है, और बेहतर होगा कि आप तैयारी तन मन धन से पूरे प्रकार से, ठीक है, अच्छे से तैयारी करें, कोई रिस्क ना लें, क्योंकि ये शिक्षक भर्ती का मौका बार बार नहीं आएगा। इतने पदों पर भर्ती जितनी अभी हुई है, जैसे आपने देखा पहले 68,500 हुई, ठीक है, हालांकि ये शिक्षा मित्रों के पद थे, उनका समायोजन रद्द किया गया था, इस प्रकार की चीज़ें थी। 69,000 आने वाले दिनों में जो भर्ती आएगी, हालांकि मांग की जा रही कि 97,000 पदों पर आए, क्योंकि 51,000 पद खाली हैं, ठीक है। ये आगामी जो भर्ती आएगी वो सबसे बड़ी भर्ती होगी, समझ लीजिएगा। 51,000 आती है या 97,000 आती है, क्योंकि इसके बाद फिर भर्ती 10,000 या 5,000 ऐसे पदों पर देखने को मिलेगी, और इसमें कंपटीशन भी बहुत तगड़ा होगा, ठीक है। तो इसकी तैयारी आपको बेहतरीन तरीके से करनी है। तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, तो सबसे पहले आप सिलेबस को डाउनलोड करें। सिलेबस पे बताइएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे, या फिर सिलेबस का PDF हम टेलीग्राम में डाल देंगे।
सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं वो जरूर पढ़ें, ठीक है। हालांकि यूपी टेट में कई बार ऐसा हुआ है कि कुछ क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, बट कुछ ही आते हैं। ऐसा नहीं कि 150 में 140 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाएंगे, नहीं। 2-4 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आते हैं। वो हर परीक्षा का एक नेचर होता है कि 2-4 क्वेश्चन डाल ही दिए जाते हैं ताकि आप उसमें उलझे रहें, ठीक है। तो आपको 150 क्वेश्चंस का 150 क्वेश्चंस का पेपर मिलेगा, जिसमें आपको निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, अभी तक नहीं हुई है और चांसेस यही हैं कि आगे भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। कैसे पढ़ें कि पहली बार में ही 120 अंक प्राप्त करें, उससे पहले जान लीजिएगा पास करने के लिए कितने अंक लाने होंगे। तो जनरल कैटेगरी के लिए 90 अंक और अदर कैटेगरी में ओबीसी SC ST में अगर आप आते हैं तो 82 अंक लाने पर आपके सर्टिफिकेट पे क्वालिफाई लिख जाएगा। बस ये है कि आप एलिजिबल हो जाएंगे, लेकिन अगर आपके 80-82 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो तैयारी आपकी बहुत, समझ लीजिए आगे आपको शिक्षक भर्ती में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेहतर होगा अभी से हम अपना लक्ष्य कितना रखें, 120 का जब हम लक्ष्य रखेंगे तो 110 प्लस या 115 तक आ जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप तैयारी करिए ताकि आपको आगे रिस्क ना लेना पड़े। इसके बाद हम बात करेंगे क्या सिलेबस बदलेगा, सबसे ज़्यादा सवाल यही पूछ रहे हैं लोग। देखिए कुछ चीज़ें आपको समझनी चाहिए। आपने ग्रेजुएशन किया, थोड़ी सी बात हमारी आपको कड़वी लग सकती है। आपने 10th पास किया, 12th पास किया, फिर आपने ग्रेजुएशन में BEd BTC ग्रेजुएशन में आपने BA या BCom जो भी किया हो, आपको ये पता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं बदलती। हाँ, उसमें अपडेट होता रहता है। जैसे हम बात करें पॉलिटी सेक्शन की, तो क्या संविधान क्या नया लिखा जाएगा, हिंदी ग्रामर क्या नई आएगी, संधि विच्छेद क्या नया आएगा, समास क्या नया लिखा जाएगा कि नहीं, अब इस समास को बदला जाए, संविधान को बदला जाए, दूसरा संविधान लिखा जाए। हिस्ट्री में हम दोबारा कोई नई हिस्ट्री पढ़ें, नहीं। सिलेबस में बदलाव, ठीक है, बहुत अभी तक जो भी टेट की परीक्षाएं हुई इसमें सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। हाँ, 1-2 नए टॉपिक जोड़े जा सकते हैं, 1-2, वो भी ऐसा नहीं कि पूरा, अब जैसे हिंदी, इसमें क्या पूरा हिंदी ही बदल देंगे, नहीं। इंग्लिश में क्या पूरी इंग्लिश ग्रामर ही बदल देंगे, नहीं ना। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में कोई खास बदलाव नहीं देखने को मिलेगा। बात करें CDP की, तो उसमें भी बहुत सारे टॉपिक हैं, जैसे पियाजे की थ्योरी हो गई, मनोविज्ञान के जो भी साइकोलॉजी के अंतर्गत जो भी मनोवैज्ञानिक हैं, थॉर्नडाइक हो गए, पावलोव हो गए, क्या वो नए आएंगे क्या, या उनकी पीढ़ी कोई नया सिद्धांत देगी तो वो अपडेट होगा। बट ऐसा तो है नहीं कि पुराने सिद्धांत नहीं पूछे जाएंगे। तो सिलेबस में बहुत बारीक बदलाव होगा, तो उसमें आपको कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। बदलाव कहने का मतलब है कुछ नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन पुरानी चीज़ें इतनी जल्दी हटाई नहीं जाएंगी कि ये बिल्कुल ही हम हटा दें, है ना। तो जैसे आपको पता होगा कि हिंदी में 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें 5-6 प्रश्न पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। तो यहाँ पर आप अपना स्कोर अच्छा कर सकते हैं, 30 में 29 ला सकते हैं, ठीक है। इसलिए इस सब्जेक्ट को आप फोकस करिए और आप CDP के टॉपिक्स को उठाइए, टॉपिक वाइज आप अपनी तैयारी करिए और नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। पास करने के लिए बात हो गई। सर्टिफिकेट की वैधता अभी तक 5 साल होती थी यूपी टेट की और CTET की 7 साल, अब इनको लाइफ टाइम कर दिया गया है। इसके पीछे कारण हमें समझ में आ रहा था, और इसके पहले ये प्रस्ताव भी कुछ आपने देखा होगा वायरल हुआ था कि टेट के 1/4 नंबर जुड़ेगा जो फाइनल शिक्षक भर्ती की मेरिट बनती है। तो ये संभावना बढ़ रही है, क्योंकि टेट की वैधता जो लाइफ टाइम की गई है, इससे सरकार को नुकसान होगा। कैसे नुकसान होगा? अभी तक क्या होता था, 5 साल के बाद जिनका सर्टिफिकेट, जैसे किसी ने 2015 में यूपी टेट पास किया था, अब उसका 2020 में एक्सपायर हो गया, तो दोबारा फॉर्म भरता था, है ना। अब वो क्या है, नहीं भरेगा। इसी तरीके से 2013 में जिसने पास किया था वो भी नहीं भरेगा, 12 में वो भी नहीं भरेगा। अर्थात यहाँ पे सरकार का कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, फॉर्म नहीं पड़ रहे हैं। तो इसमें सरकार एक चाल ये चल सकती है, ये संभावित है, कंफर्म नहीं कह सकते, कि टेट के नंबर जो होंगे अगर शिक्षक भर्ती में जोड़े जाएंगे तो इस पर क्या होगा, हर बच्चा हर बार टेट देगा, कि हो सकता है इस बार ज़्यादा नंबर आ जाए। जैसे किसी के 90 अंक हैं वो भी क्वालिफाई है, किसी के 120 अंक हैं वो भी क्वालिफाई है। जब नंबर जुड़ने लगेंगे कि टेट के अंक शिक्षक भर्ती में जोड़े जाएं, ऐसा जब कभी होगा तो क्या होगा, 90 वाला जो बच्चा है वो भी दोबारा हर बार यूपी टेट देगा, कि हो सकता है अगली बार 100 नंबर आ जाए या 120 नंबर आ जाए। तो ये संभावित है। इसके पहले भी आपको ये जानकारी मिली होगी कि टेट के अंक आगे जुड़ सकते हैं। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि आप सिर्फ पास होने के लिए इस परीक्षा को मत तैयारी करिएगा, आप इसको अच्छे नंबरों से 120 प्लस का टारगेट रखिएगा,
ताकि इन फ्यूचर अगर शिक्षक भर्ती में टेट का नंबर जोड़ा जाए तो आप बाकी लोगों से पीछे ना रहें। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या क्या हमने आपको वीडियो में बता दिया है और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं। अब आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। जो लोग फर्स्ट टाइम इस एग्ज़ाम को देंगे उनको ये चीज़ें जानना जरूरी थी। तो हमने आपको बता दिया फॉर्म कौन कौन भर सकता है। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि परीक्षा के पहले आप एक सप्ताह में सब घोल के पी जाएं और सब कुछ आ जाएं। ठीक है, यहाँ पे आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। सीटेट में आप 15 दिन में तैयारी कर सकते हैं, लोगों ने किया है, बट यूपी टेट में इतना आसान नहीं जितना आप समझ रहे हैं। सीटेट में क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर शिक्षण अगर आप एक बार समझ गए, पेडागोजी का रूल ट्रिक समझ गए कि कैसे क्वेश्चंस का आंसर करना है, तो वो चीज़ आपके लिए आसान हो जाती है। लेकिन यूपी टेट की बात करें तो यहाँ पर शिक्षण का रोल थोड़ा सा कम हो जाता है, यानी पेडागोजी के क्वेश्चन कम आते हैं। ठीक है, वहाँ पर 75 नंबर की पेडागोजी आती है और अगर आप पेडागोजी समझ जाते हैं तो 70 उसमें आप ले आए और बाकी 20-30 ले आए तो आपका 100+ हो जाता है। बट यहाँ पे आपको चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, डिटेल से पढ़नी पड़ेंगी। बात करेंगे तैयारी की शुरुआत कहाँ से करें, तो आपको सिलेबस देखना है, सिलेबस में टॉपिक्स को देखना है। जैसा कि हमने आपको बताया सिलेबस का PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहाँ से आप पूरा डाउनलोड कर लीजिएगा। और हो सके अगर आपके आसपास कोई फोटोकॉपी की शॉप है तो वहाँ से निकलवा करके जहाँ पर आप स्टडी करते हैं वहाँ पे रख लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, ये सीरियस बच्चों के लिए बता रहे हैं। कैसे पढ़ें कि पहली बार में 120 से ज़्यादा अंक आ जाएँ। किताबें कौन सी खरीदें, तो मार्केट में बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं, बट एक ही किताब में सारा कंटेंट अच्छा मिल जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर अभी आपको कोई किसी एक पब्लिकेशन का नाम नहीं बताएंगे। मॉडल पेपर आप कोई भी ले सकते हैं, उत्तर में कुछ क्वेश्चंस के उत्तर में गलतियाँ आपको सभी में मिलेंगी, किसी भी प्रकाशन का आप लेंगे और किसी एक बुक से तैयारी आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको कई किताबें लेनी पड़ेंगी। इसके लिए हमने अपनी सुपर टेट की जैसे हार्ड कॉपी के नोट्स दिए हैं, बच्चों को स्पीड पोस्ट के द्वारा घर घर पहुँचाए हैं, उसी तरीके से हम यूपी टेट का भी कोर्स मतलब हार्ड कॉपी नोट्स तैयार कर रहे हैं। कुछ उसमें चीज़ें अभी बाकी हैं, वो जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बता देंगे कि यूपी टेट का हम आपको बुक्स कैसे आपके घर तक पहुंचाएंगे। उसको लेने के बाद आपको अलग से कोई किताबें नहीं खरीदनी पड़ेंगी। इसके अलावा अपने चैनल पे टॉपिक वाइज लेक्चर क्लासेस चला रहे हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत, गणित हो रही है। CDP भी हम बहुत ही जल्द स्टार्ट कर देंगे, तो आपको कहीं भटकना नहीं है, यहीं से आप अपनी बेहतर तैयारी कर सकते हैं। किताबें अगर आप खरीदना चाहें तो किसी भी प्रकाशन की खरीद सकते हैं, जैसे हिंदी की आप लुसेंट या आदित्य की कोई भी ले सकते हैं। अगर हम CDP की बात करें तो अगर आपके पास DLED वाली या BEd वाली बुक्स हैं, वैसे DLED में ज़्यादा अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा तो आप उनसे पढ़ सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आप किसी भी प्रकाशन के ले सकते हैं, यूथ की आती हैं, अरिहंत की आती हैं, ले सकते हैं। बट एक किताब में सारा कुछ अच्छा मिल जाए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मॉडल पेपर कोई भी ले लीजिएगा, आंसर्स में 2-4 क्वेश्चंस में मिस्टेक जरूर मिलेंगी, चाहे आप किसी भी प्रकाशन का लें, जहाँ तक मुझे जानकारी है। तो ये हो गई बात, सिलेबस में बता दिया, कोई खास बदलाव नहीं होगा, इसके लिए टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। मेन जो सब्जेक्ट है, हिंदी, संस्कृत हो गया, आपका CDP हो गया, मेन टॉपिक है, इनको बिल्कुल तैयार रखिए। अपना कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए गलत ना हो। ठीक है, पास करने के लिए नंबर की बात हो गई, वैधता की बात हो गई, नंबर जुड़ने की बात हो गई, संभावना है कि ऐसा हो, इसलिए आप टेट में अच्छा स्कोर करिए। ठीक है, नहीं जुड़ेगा तो आपका कोई नुकसान नहीं है। ये जो तैयारी होगी 120 नंबर वाली, ये आपको सुपर टेट में काफ़ी मदद करेगी, क्योंकि 5 सब्जेक्ट, 5 क्या कह लें 7 सब्जेक्ट लगभग कॉमन होते हैं सुपर टेट में। और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि किसी दोस्त ने बताया कि ये किताब ले ली, फिर किसी ने बताया ये किताब ले ली, कई किताबें ले ली और पढ़ा एक भी नहीं ढंग से। तो ये नहीं करना है। बेहतर होगा कि आप एक किताब को 10 बार पढ़ें और हर बार आपको कुछ नया आपको मिलेगा। जब आप पढ़ेंगे लगेगा यार ये पहले हमें याद नहीं हुआ था, अब पढ़ रहे हैं याद हो रहा है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार लोग परेशान क्या होते हैं कि किताब पढ़ रहे हैं, कहते हैं हमें याद नहीं होता है। एक बार आप सरसरी नज़र से पढ़ते जाइए, जैसे न्यूज़पेपर पढ़ा जाता है। ठीक है, याद हो या ना हो, जैसे 100 पेज की किताब है, 5 पेज अगर आप डेली पढ़ेंगे तो 20 दिन में एक किताब आप एक बार सरसरी नज़र से पढ़ पाएंगे। और 20 दिन बाद फिर आप उसी किताब को सरसरी नज़र से पढ़ेंगे। हाइलाइटर रखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से पहले आपको वो चीज़ें दिख जाएं और आप रिवीजन कर पाएँ। तो बेहतर होगा आप 10 या 50 किताबें ना खरीदें, या फिर 10 यूट्यूब चैनल से ऐसा ना हो कि हमारे भी आपने नोट्स मंगवा लिए, उनके भी मंगवा लिए, 4-5 जगह से नोट्स मंगवा लिए, आपके दोस्त ने भी आपको कुछ भेज दिया। या कई बार लोग क्या करते हैं कि तुम उस चैनल से ले लो, हम उस चैनल से ले लें, मिला के पढ़ लिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको लगता है कि दोनों में अच्छा कंटेंट मिल रहा है ले सकते हैं, 2 तक ठीक है, लेकिन ऐसा ना हो कि 10 चीज़ों का आप कलेक्शन कर रहे हैं, कंप्लीट एक भी नहीं कर पा रहे हैं।
यहाँ पर दिक्कत आ जाती, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। संस्कृत अंग्रेजी में यहाँ पे आपको पता होगा 3 भाषाएं होती हैं जिसमें हिंदी अनिवार्य होती है। संस्कृत और अंग्रेजी में आपको चुनना होता है कौन सी आपको भरना, ये पहले से डिसाइड करके रखिएगा। और ये अपने दोस्तों मित्रों के कहने पे नहीं, अपने परिवार के कहने पे नहीं कि संस्कृत बेकार है, अंग्रेजी अच्छा है, अंग्रेजी का मॉडर्न ज़माना, ये सब चीज़ें नहीं। आपको जिसमें सेटिस्फेक्शन लगे, आपको लगे कि हम संस्कृत में अच्छा कर पाएंगे तो आप करिएगा। संस्कृत की क्लासेस भी हम दे रहे हैं। अंग्रेजी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अंग्रेजी, बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, दोनों ही लगभग बराबर है। संस्कृत में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अंग्रेजी अगर आपको लगता है। अगर आप फिर भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक काम करिएगा, 2018 और 2019 या 2017 3 पेपर, या वैसे तो आप एक पेपर से भी डिसाइड कर सकते हैं कि दोनों में कौन बेहतर है। करने का तरीका क्या है, आप इंग्लिश और संस्कृत के दोनों के क्वेश्चंस हल करिए, जिसमें आपका अच्छा स्कोर आ रहा है वो ले लीजिए। हमने 3 क्यों बताएं, क्योंकि हो सकता है जैसे 2018 की जो इंग्लिश थी वो थोड़ा सा आसान आ गई थी, तो इसीलिए हमने आपको बताया 2017, 18, 19 3 बार अगर आप हल कर लेंगे, 19 वाला जो 20 में हुआ था, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस संस्कृत में अच्छा है या फिर अंग्रेजी में अच्छा, वही ले लीजिए, ठीक है। कहने पे मत लीजिए, आपकी जो दिली इच्छा हो वही करिएगा। यही तरीका आपको करना है कमज़ोर विषय की पहचान करने के लिए और अच्छे विषय की पहचान करने के लिए। 2017, 18, 19 का पूरा पेपर विद टाइम 2.5 घंटे दरवाज़ा बंद करके, जहाँ भी आप बैठते हैं पढ़ते हैं, कोई डिस्टर्ब ना करे, रात में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, रात का समय आप चूज़ कर सकते हैं। और इस टाइम में आप एक पूरा पेपर हल करिए और वहाँ पर चेक करिए कि किस सब्जेक्ट में आप कितने अंक पा रहे हैं। अगर मान लिया कोई सब्जेक्ट आपका वीक है तो इससे आपका पता चल जाए, जैसे आप गणित में कमज़ोर हैं या आप संस्कृत में कमज़ोर हैं, सीडीपी नहीं समझ में आती है, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में कितने अंक आ रहे हैं, है ना। तो कम से कम 3 पेपर आप पिछले हल करिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि किन किन टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे आते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, सीडीपी की बात करें तो डीएलएड की किताबों से प्रश्न आपको मिल जाएंगे देखने को। प्रश्न पूछने का पैटर्न अपडेट होता रहता है, बट सिलेबस बहुत ज़्यादा नहीं बदलेगा, है ना। पहले क्या है, नॉर्मल पूछा जाएगा आपसे, पहले के अगर आप पेपर उठा करके देखेंगे डायरेक्ट पूछ लेगा कि प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया। अब क्या है, उस पर कंडीशन बना करके, कूट बना करके सही मिलान करिए, 5 क्वेश्चन दे दिए, 5 सिद्धांत के नाम दे दिए, आपसे पूछ लिया कि ये कौन सा गलत है। इस प्रकार का प्रश्न पूछने का पैटर्न अपडेट हो रहा है ना। जैसे पहले का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे तो उसमें था कैसे पूछ लिया, द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक किसकी है। अब क्या है, 4 पुस्तकों के नाम दे दिए और आपसे पूछ लिया कौन सा है गलत है। तो ये पैटर्न अपडेट हो रहा है। पिछले पेपर जब आप हल करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चले। सेम चीज़ हिंदी में भी होती है, सेम चीज़ आपको अदर विषयों में भी देखने को मिलेगी। जैसे ईवीएस की हम बात करें तो डायरेक्ट पहले पूछ लेता था कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आया। अब 4-5 संरक्षण अधिनियम या जो भी अधिनियम है वो मिला करके दे दिए, कूट दे दिया, या पूछ लिया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। बस यही चीज़ें अब अपडेट हो रही, बिल्कुल सिलेबस में कोई खास बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको करना है। इसके अलावा अगर हम ईवीएस की बात करें तो वैसे हमने नोट्स में सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, फिर भी अगर आप किताब लेना चाहते हैं तो परिषदी किताबों की हम बात करें, अगर आपको मिल जाती हैं आसानी से, जो सरकारी स्कूलों में किताबें चलती हैं वो आप पढ़ सकते हैं ईवीएस के लिए, ठीक है। कक्षा 8 तक की किताबें वो आप ले लीजिए, पढ़ लीजिए। और अगर वो नहीं मिल रही तो एनसीईआरटी से भी आप पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। और आने वाले दिनों में भी सरकारी स्कूलों में भी एनसीईआरटी किताबें ही पढ़ाई जाएंगी, ऐसा प्रस्ताव आ चुका है, ठीक है। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए कि क्या क्या है आपके सिलेबस में। ये मत समझिएगा कि सीटेट हमने पास कर लिया है, ठीक है, और यूपी टेट भी उसी तरीके से हल्के में हम पास कर लेंगे, नहीं, अंतर होता है सीटेट और यूपी टेट। और अगर हम रीट की बात करें और एमपी टेट की बात करें तो यहाँ पर सीटेट और रीट के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है। तो ये मत समझिएगा कि बिल्कुल एक जैसा सब कुछ होता है, कुछ चीज़ें कॉमन होती हैं। तो सिलेबस की जानकारी आपको होनी चाहिए। जैसे हम राजस्थान टेट की बात करें तो ईवीएस में आपको वहाँ पर राजस्थान के क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, कि राजस्थान का राजकीय पुष्प क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। राजस्थान में अगर कोई फैक्ट्री है कहाँ पे स्थित है ना, ये पूछा जा सकता है। इसी तरीके से ईवीएस में यूपी में यूपी के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए। प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस पेपर कोई ले गई मार्केट से। इसके अलावा रेगुलर पढ़ना है, ऐसा नहीं कि आज 4 घंटे 6 घंटे पढ़ लिए और अगले दिन बढ़िया सो रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। तीसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। इंपॉर्टेंट ऐप्स को ही फ़ोन में रखिए। जैसे अगर आपके फ़ोन में कुछ बेकार की चीज़ें हैं, तरह तरह की ऐप्स आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं, उसमें देखते रहते हैं, उसमें आपका टाइम जाता है। जैसे इंस्टाग्राम हो गया,
ठीक है, अगर आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हैं ठीक है, 10-5 मिनट देख लिया तो ठीक है, वरना ज़्यादा अगर आपका वहाँ पे समय जा रहा है तो उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए कुछ समय के लिए। ठीक है। इसी तरीके से फेसबुक में अगर आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्किल है, बहुत ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करते हैं, तो इन ऐप्स को आप बंद रखिए या फिर उनका नोटिफिकेशन बंद रखिए। सोते समय आप 10-5 मिनट देख लीजिए। यहाँ से आपको टाइम बचाना है, रेगुलर पढ़ना है, रिवीजन करना है आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक किताब को आपने 20 दिन में ख़त्म कर लिया, फिर उसको आप दोबारा पढ़िए, फिर तिबारा पढ़िए। बस इसी तरीके से आपको तैयारी करनी है। बहाने मत करिए, क्योंकि आप अपनी समस्याओं कठिनाइयों की वजह दूसरों को अगर आप मानेंगे कि यार हमको घर का भी काम करना पड़ता है, किचन का भी काम करना पड़ता है, कुछ लोग कहेंगे मैं वर्किंग है, तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर आप तैयारी क्यों कर रहे हैं? टाइम तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, एकदम से नहीं, थोड़ा थोड़ा निकालिए। 1 घंटे सुबह पढ़ लीजिए, 1 घंटे शाम, 2 घंटे भी अगर आप डेली पढ़ लेंगे भी आपके पास समय है, बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। कॉपी पेन साथ में लेकर के बैठिए, प्रैक्टिस सेट अगर हल करिए। तो जैसे आपने कोई प्रैक्टिस सेट 150 क्वेश्चन का हल किया, तो हम अपना तरीका बताएं जैसे हम करते थे। हम तो मार्केट से एक OMR की सीट आती है वो ले लेते थे, उससे फ़ोटोकॉपी करा लें, या फिर अगर वो मिल रही पूरी तो 10-20 OMR रख लिए। अब एक पेपर पूरा हम हल कर रहे हैं, या फिर अगर आप नहीं मंगा सकते तो 1 से 150 तक क्वेश्चन लिख लीजिए, या अगर आप 30 क्वेश्चन का सेट लगा रहे 30 लिख लीजिए, उसमें अपना आंसर पहले लिखिए, फिर आंसर की से मैच करिए, फिर देखिए कहाँ पे आपका उत्तर गलत हो रहा है, किस टॉपिक से गलत हो रहा है। क्या कहा जा रहा है, मॉडल पेपर हल करने के बाद विश्लेषण करें कि किस टॉपिक से प्रश्न गलत हुए हैं, उस टॉपिक का तुरंत खोज करके पढ़िए, या फिर कहीं नोट कर लीजिए, जब भी आपको समय मिले उसको पढ़िए और उसके नोट्स बनाइए। ऐसे क्या है, आपका वीक सब्जेक्ट के अंतर्गत जो वीक टॉपिक होगा वो आपको पता चलता रहेगा और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना पाएंगी। इसी तरीके से हम यूपी टेट का नोट्स भी बना रहे हैं, कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, वो 15 अगस्त तक ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम यूपी टेट के भी नोट्स आप तक पहुंचाने लगेंगे। ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आपको कॉपीज़ मिल जाएंगी। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली होगी। कमेंट करके बताइएगा अगर कोई डाउट रह गया है। अगर हम बात करें NIOS DLED के बारे में, तो उसके बारे में पिछली बार तो यही कहा गया था कि वो लोग एलिजिबल नहीं है। अब देखते हैं यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने के बाद ही ये चीज़ें क्लियर होंगी कि NIOS से जिन लोगों ने DLED किया है वो भर सकेंगे या नहीं भर सकेंगे। तो हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। सफलता का कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक नहीं होता कि आप ट्रिकी देख करके आप तैयारी कर लें। फ्री नोट्स की बात करें तो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके फ्री नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, क्लासेस का लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और तैयारी की शुरुआत बता दी, सिलेबस देखिए, टॉपिक वाइज जो सिलेबस में चीज़ें उनको कवर करिए। हम आपको वीडियो लेक्चर दे ही रहे हैं, उसका कोई चार्ज नहीं लग रहा है फिलहाल। और आप लोग बताइएगा क्या ऐसा कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो सोचेंगे आगे नया कोर्स वगैरह लॉन्च करने की। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यूपी टेट की बेहतरीन तैयारी के लिए, वन डे एग्जाम स्टडी को।